नमस्कार भाई बहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में चैप्टर 4 ऊर्जा के स्रोत क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1, 2, 3 ये 4 अपलोड कर रहे हैं और केमिस्ट्री 1, 2, 3, 4, 5 तक अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए प्लीज। आइए, ऊर्जा के स्रोत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऊर्जा के दो अंतरणीय संक्रमणीय रूप कौन से हैं? ऊर्जा के दो अंतरणीय संक्रमणीय रूप कौन से हैं? ऊर्जा के दो अंतरणीय संक्रमणीय रूप कौन से हैं, बताइए। उष्म और कार्य, उष्म और कार्य, उष्म और कार्य। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा निहित रहती है? निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा निहित रहती है, बताइए। विद्युत सेल, विद्युत सेल, विद्युत सेल। निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऊर्जा अंतरण होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऊर्जा अंतरण होता है? यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब ए बी दोनों, ए बी दोनों। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। कोयला संचालित बिजली घर और जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण प्रमुख रूप से उत्पन्न होता है? कोयला संचालित बिजली घर और जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण प्रमुख रूप से उत्पन्न होता है? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। जल विद्युत उत्पादन में किसका उपयोग होता है? जल विद्युत उत्पादन में किसका उपयोग होता है? टरबाइन का। टरबाइन का उपयोग, जल विद्युत उत्पादन में किसका उपयोग होता है? टरबाइन का। तरल सौर केंद्रित विद्युत संयंत्र किससे चलाया जाता है? तरल सौर केंद्रित विद्युत संयंत्र किससे चलाया जाता है? तरल सौर केंद्रित विद्युत संयंत्र किससे चलाया जाता है? उष्मा, उष्मा, उष्मा। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सा गैस उत्पन्न नहीं होती है? जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सा गैस उत्पन्न नहीं होती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस है? CO2, CO2, CO2। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है जल विद्युत है, ऊष्मीय ऊर्जा है। वायुमंडल में विद्यमान गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। वायुमंडल में विद्यमान गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसका उपयोग उपयुक्त है? सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसका उपयोग उपयुक्त है? सौर पैनल, सौर पैनल, सौर पैनल।
पवन पवन उत्पादन हेतु पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ओ ओ पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ओ पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। पवन ऊर्जा ओ पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, पवन ऊर्जा। ग्रीन हाउस का प्रमुख अवयव है। ग्रीन हाउस का प्रमुख अवयव है CO2। ग्रीन हाउस का प्रमुख अवयव है CO2। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला ईंधन है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला ईंधन है, बताइए। कोयला। क्या है? कोयला। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला ईंधन है कोयला है, कोयला है। इनमें से कौन सा ऊर्जा का ओ पारंपरिक स्रोत है? इनमें से कौन सा ऊर्जा का ओ पारंपरिक स्रोत है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या है? ओ पारंपरिक। ओ पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा से चालित उपकरणों का कौन सा लाभ है? सौर ऊर्जा से चालित उपकरणों का कौन सा लाभ है? उपयुक्त सभी है। सौर ऊर्जा से चालित उपकरणों का कौन सा लाभ है? उपयुक्त सभी है। प्रदूषण नहीं फैलता है, नवीकरणीय स्रोत है, सस्ता भी है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कोयला, 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 कोयला। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है CNG। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है CNG। इन विद्युत संयंत्रों द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? इन विद्युत संयंत्रों द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत संयंत्रों में बदला जाता है? उपयुक्त सभी। सौर ऊर्जा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक उपयोगी है? सौर ऊर्जा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक उपयोगी है? सर्वाधिक उपयोगी है, सर्वाधिक उपयोगी है। सिलिकॉन। सिलिकॉन। भारत के राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? भारत के राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? उपयुक्त सभी है। उत्तर भारत, दक्षिण और पूर्व तथा पश्चिम। पूर्व तथा पश्चिम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है, बताइए। पेट्रोलियम, 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 पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है? CNG। CNG स्वच्छ ईंधन है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत है। उष्मीय तथा यांत्रिक। उष्मीय तथा यांत्रिक जीवाश्म ईंधन का स्रोत है। उष्मीय तथा यांत्रिक। उष्मीय तथा यांत्रिक। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? जल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा किसका स्रोत होता है? सौर ऊर्जा किसका स्रोत होता है?
उपयुक्त सभी। सौर ऊर्जा किसका स्रोत होता है? कोयला का, विद्युत का, पेट्रोलियम का, सभी। अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं? अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत। अक्षय ऊर्जा स्रोत, अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं? उपयुक्त सभी होते हैं। सभी जीवित जानवरों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सभी जीवित जानवरों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य, सूर्य, सूर्य। विद्युत शक्ति का मोहतरक है, विद्युत शक्ति का मोहतरक है, विद्युत शक्ति का मोहतरक है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, भी आई है। विद्युत शक्ति का मोहतरक है वाट। 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 किसी विद्युत उपकरण का शक्ति 100 वाट लिखा हो, इसका अर्थ है किसी विद्युत उपकरण का शक्ति 100 वाट लिखा हो, इसका अर्थ है उपकरण को 1 सेकंड चलाने पर 100 जूल ऊर्जा खर्च होगी। उपकरण को 1 सेकंड चलाने पर 100 जूल ऊर्जा खर्च होगी। चुंबकीय बल रेखा का स्रोत होता है, चुंबकीय बल रेखा का स्रोत होता है धारा वहन करने वाला चालक। धारा वहन करने वाला चालक। एक एक एचपी बराबर होता है, एक एचपी बराबर होता है, एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट, 746 वाट। ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है उपयुक्त सभी। विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा का स्रोत है विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उपयुक्त सभी। अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है, अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है सौर ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है सौर ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ओ नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, ओ नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है कोयला। ओ नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, ओ नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है कोयला। कौन सा स्वच्छ ईंधन है? कौन सा स्वच्छ ईंधन है? सीएनजी। कौन सा स्वच्छ ईंधन है? सीएनजी। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख घटक है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। परमाणु ऊर्जा का स्रोत है, परमाणु ऊर्जा का स्रोत है यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा का स्रोत है यूरेनियम। अंतरिक्ष यान ऊर्जा प्राप्त करता है, अंतरिक्ष यान जो है ऊर्जा प्राप्त करता है सौर ऊर्जा से। अंतरिक्ष यान ऊर्जा प्राप्त करता है सौर ऊर्जा से। ऊर्जा के दो और नवीकरणीय स्रोत हैं, ऊर्जा के दो और नवीकरणीय स्रोत हैं, ऊर्जा के दो और नवीकरणीय स्रोत हैं कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम। जल विद्युत उत्पन्न करने हेतु क्या काम करता है? जल विद्युत उत्पन्न करने हेतु क्या काम करता है? टरबाइन, टरबाइन। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जीवाश्म ईंधन के श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जीवाश्म ईंधन के श्रेणी में आता है? पेट्रोलियम, 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 पेट्रोलियम। बायोगैस प्लांट ईंधन के उपयुक्त उत्पत्ति स्थल में कौन सा घटक रहता है जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? बायोगैस प्लांट ईंधन के उत्पत्ति स्थल में कौन सा घटक रहता है जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? मीथेन। क्या है? मीथेन है, मीथेन है। ऑब्जेक्टिव खत्म, अब आते हैं सब्जेक्टिव। आइए सब्जेक्टिव पे।
ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा स्रोत के दो भागों में बांटा गया है। ऊर्जा स्रोत को दो भागों में बांटा जा सकता है। ऊर्जा स्रोत को दो भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय स्रोत सूर्य ऊर्जा, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री तरंगे, ज्वार भाटा। अनवीकरणीय स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव बना करके। नवीकरणीय स्रोत लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं, जबकि वो नवीकरणीय स्रोत सीमित समय तक धीरे धीरे समाप्त हो जा सकते हैं। उपयोग करते रहेंगे, इसको नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। या सौर ऊर्जा उपयोग करते रहेंगे, पवन, जल, बायोगैस, कोयला समाप्त हो जाएगा, ये सब समाप्त हो जाएगा, उसी को नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों? कोई भी ऊर्जा स्रोत पूर्णतः प्रदूषण मुक्त नहीं है। कोई भी ऊर्जा स्रोत पूर्णतः प्रदूषण मुक्त नहीं है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जैसे कोयला, तेल प्रदूषण मुक्त नहीं माने जाते हैं। कोयला और तेल प्रदूषण मुक्त नहीं माने जाते हैं। यहाँ तक कि सौर और पवन ऊर्जा भी कुछ हद तक पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। सौर ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा भी कुछ कुछ प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा के उत्तम स्रोत वह है जो पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करे, जो पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करे, सस्ती व सुलभ हो, सस्ती व सुलभ, सस्ती व सुलभ हो। प्रदूषण रहित या न्यूनतम प्रदूषणकारी हो, आसानी से प्रयोग में लाई जा सके, आसानी से प्रयोग में लाई जा सके। स्पष्ट कीजिए कि कोयले का लंप को जलाना कठिन क्यों है? स्पष्ट कीजिए कि कोयले पर लंप को जलाना कठिन क्यों है? कोयला लंप हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बना होता है। क्या बोला? कोयला लंप हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बना होता है। इसमें उड़नशील औषधियाँ और हाइड्रोकार्बन अधिक मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? इसमें उड़नशील औषधियाँ और हाइड्रोकार्बन अधिक मात्रा में होते हैं। इस कारण यह आसानी से झाग नहीं पड़ता है। इस कारण यह आसानी से झाग नहीं पड़ता है। इसके दहन के लिए पहले जलावन लकड़ी की आवश्यकता होती है। इसी वजह से कोयला लंप जलाना कठिन होता है। कोयला लंप जलाना कठिन होता है। आप सूखी लकड़ी को जलाने के बजाय कोयले का लंप जलाना में सहायक पाते हैं? स्पष्ट कीजिए। आप सूखी लकड़ी को जलाने के बजाय कोयले का लंप जलाना में सहायक पाते हैं? स्पष्ट कीजिए। लकड़ी में नमी अधिक होती है। लकड़ी में क्या होती है? नमी अधिक होती है, जबकि कोयले का लंप सूखा होता है। कोयले का लंप सूखा होता है। लकड़ी में नमी के कारण वह आसानी से नहीं जलती है। लकड़ी में नमी के कारण आसानी से नहीं जलती, जबकि कोयला अपेक्षाकृत आसानी से जल उठता है। कोयला जो है अपेक्षाकृत आसानी से जल उठता है। कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोयला और पेट्रोलियम जलाने पर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड कोयला और पेट्रोलियम जलाने पर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित होती है। इनसे वायु प्रदूषण बढ़ता है और अम्ल वर्षा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनाती है। इससे ओजोन परत क्षीण होती है। और
स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जीवाश्म ईंधन जो है सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इनके उपयोग से प्रदूषण फैलता है, इनके उपयोग से प्रदूषण फैलता है। भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत आवश्यक है। भविष्य की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए नवीकरणीय और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत आवश्यक है। अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दिया जा सकता है। ठीक। जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। लाखों वर्षों तक जैविक पदार्थों के दबने से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। लाखों वर्षों तक जैविक पदार्थों के दबने से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है, ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। लेकिन इनसे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, लेकिन इससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग को प्रभावी बनाने के लिए कौन से सुधार किए गए हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रभावी करने बनाने के लिए कौन से सुधार किए गए हैं? ऊर्जा स्रोतों को अधिक कुशल बनाया गया है। ऊर्जा स्रोतों को अधिक कुशल बनाया गया है। हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जन कम किया जाता है। हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन कम किया जाता है। हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन कम किया गया है। जैव ईंधन से आप क्या समझते हैं? जैव ईंधन से आप क्या समझते हैं? जैव ईंधन वे ईंधन है, जैव ईंधन वे ईंधन है जो पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं। बोल रहा है जैव ईंधन वे ईंधन है जो पौधा और पशुओं से प्राप्त होते हैं। उदाहरण बायोगैस, इथेनॉल। बायोगैस, इथेनॉल ये ईंधन प्रदूषण कम फैलाते हैं, ये ईंधन प्रदूषण कम फैलाते हैं और नवीकरणीय भी हैं। इसलिए इन्हें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए इन्हें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। जैव ईंधन से आप क्या समझते हैं? जैव ईंधन से आप क्या समझते हैं? समझ गए? बायोगैस किसे कहते हैं? बायोगैस किसे कहते हैं? बायोगैस क्या है? बायोगैस किसे कहते हैं? बायोगैस क्या है? विभिन्न पौधे व पशुओं का अपशिष्ट पदार्थ जब ऑक्सीजन की विभिन्न पौधे व पशुओं का अपशिष्ट पदार्थों जब ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है तो बायोगैस बनती है। क्या बोला? अनुपस्थिति में घटित होता है तो बायोगैस बनती है। इसका प्रमुख अभियक मीथेन गैस। इसका प्रमुख अभियक क्या है? मीथेन गैस है। बायोगैस पौधों और पशुओं के शरीर से निकले अपशिष्ट से निर्मित होती है। बायोगैस पौधे और पशुओं से के शरीर से निकले अपशिष्टों से निर्मित होती है। गोबर गैस क्या है? गोबर गैस क्या है? इसके अवयवों के नाम लिखें और इसके दो उपयोग लिखें। गोबर तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों से ऑक्सीजन रहित वातावरण में गैस बनती। क्या बोला? गोबर तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों से ऑक्सीजन रहित वातावरण में गैस बनती है जिसे गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। इस गैस में लगभग 75% मीथेन पाई जाती है। इस गैस में लगभग 75% मीथेन पाई जाती है। इसका उपयोग यह सस्ती ऊर्जा का स्रोत है। यह धुआं रहित ईंधन और प्रदूषण मुक्त है। यह धुआं रहित ईंधन और प्रदूषण मुक्त है। सौर पैनलों के दो उपयोग बताइए। सौर पैनल के दो उपयोग बताइए। सौर पैनल सूर्य की किरणों को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। सौर की किरणों को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। घरों, दफ्तरों और कारखानों में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न कराने के लिए। घरों, दफ्तरों और कारखानों में सौर ऊर्जा से बिजली उपकरण
उपलब्ध कराने के लिए जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? जीवाश्म ईंधनों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित होती है, जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है, जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनाती है। इसको कम करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को प्रयोग करना चाहिए। जीवाश्म ईंधनों को सीमित और कुशल प्रयोग करना चाहिए। जीवाश्म ईंधनों का सीमित और कुशल प्रयोग करना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या है? वे गैस है जो पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित ऊष्मा को वायुमंडल में फंसा लेती है। वे गैस है जो पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित ऊष्मा को वायुमंडल में फंसा लेती है और बाहर नहीं जाने देती है। उन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। उदाहरण: मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस क्या है? वे गैसें जो पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित ऊष्मा को वायुमंडल में फंसा लेती है और बाहर नहीं जाने देती है। उन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। उदाहरण: मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सौर ऊर्जा की विशेषता लिखिए। यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा अक्षय है। पृथ्वी पर समस्त जीव जंतु एवं पादप सौर सौर ऊर्जा से जीवित हैं। सौर ऊर्जा से जीवित हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर जल तापी आदि कार्य किए जाते हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल और जलतापी आदि कार्य किए जाते हैं। सौर ऊर्जा का दैनिक कार्यों में प्रमुख पारंपरिक उपयोग बताइए। सौर ऊर्जा का दैनिक कार्यों में प्रमुख पारंपरिक उपयोग बताइए। सौर ऊर्जा का प्रयोग सौर कुकर और सौर पैनल में किया जाता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग सौर कुकर और सौर पैनल में किया जाता है। सौर कुकर से भोजन पकाने में सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। सौर कुकर से भोजन पकाने में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। सौर पैनल से बिजली बनाई जाती है और घरों को ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। सौर ऊर्जा का दैनिक कार्यों में प्रमुख पारंपरिक उपयोग बताइए। सौर ऊर्जा का प्रयोग सौर कुकर और सौर पैनल में किया जाता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग जो सौर कुकर और सौर पैनल में किया जाता है। सौर कुकर से भोजन पकाने में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। सौर पैनल से बिजली बनाई जाती है और घरों की ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। सौर ऊर्जा युक्तियों के नाम बताइए। सौर ऊर्जा की युक्ति: सौर कुकर, सौर पंप, सौर जल तापी, सौर सेल। सौर ऊर्जा की युक्तियाँ: सौर कुकर, सौर पंप, सौर जल तापी, सौर सेल। ऊर्जा सुविधाओं के लिए पवन तथा जल स्रोत के पारंपरिक उपयोगों के किस प्रकार के सुधार किए गए हैं? ऊर्जा सुविधाओं के लिए पवन तथा जल स्रोत के पारंपरिक उपयोगों के किस प्रकार के सुधार किए गए हैं? पवन एवं जल स्रोत के पारंपरिक उपयोग में सुधार इन प्रकार किए गए हैं।
पवन एवं जल स्रोतों के पारंपरिक उपयोग में सुधार इस प्रकार किए गए हैं। पहला, पवन चक्कियों का उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाने लगा है। पवन चक्कियों का जो उपयोग जो है बिजली उत्पादनों में किया जाने लगा है। दूसरा नंबर, जल स्रोतों के माध्यम से जल विद्युत संयंत्र बनाकर बिजली उत्पादन किया जाता है। जल स्रोतों के माध्यम से जल विद्युत संयंत्र बनाकर बिजली उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत उत्पादन हेतु हेतु कौन सा स्रोत अवरोध, जलाशय अथवा साइफन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? जल विद्युत उत्पादन हेतु कौन सा स्रोत अवरोध, जलाशय अथवा साइफन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? जल विद्युत उत्पादन के लिए जलाशय सर्वाधिक उपयुक्त है। जल विद्युत उत्पादन के लिए जलाशय सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि जलाशय से संग्रहित जल की ऊंचाई से गिराकर टरबाइन घुमाई जाती है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए जलाशय सर्वाधिक उपयुक्त है। जल विद्युत उत्पादन के लिए जलाशय सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि जलाशय में संग्रहित जल की ऊंचाई से गिराकर टरबाइन घुमाई जाती है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। सौर सेल के कुछ उपयोगों को लिखें। सौर सेल का कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं। उपग्रहों में, यात्री वाहनों में, रेडियो में, वायरलेस संचार साधनों में, टीवी केंद्रों में, खिलौनों में। सौर सेल के कुछ उपयोग ये सब उपग्रहों में होता है, यात्री वाहनों में, रेडियो में, वायरलेस संचार साधनों में, टीवी केंद्रों में, खिलौनों में। दो ऊर्जा स्रोत के नाम लिखें। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। ये दोनों सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ये दोनों क्या है? सीमित मात्रा में उपलब्ध है, और इनका अत्यधिक उपयोग भविष्य में ऊर्जा संकट उत्पन्न करता है। और इनका अत्यधिक उपयोग जो है भविष्य में ऊर्जा संकट उत्पन्न करता है, और भविष्य में ऊर्जा संकट उत्पन्न करता है। सौर स्थिरांक की परिभाषा लिखें। सौर स्थिरांक की परिभाषा लिखें। पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थिति क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। सौर स्थिरांक की परिभाषा लिखें। पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थिति क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका औसत मान 1.4 के किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है। सौर स्थिरांक की परिभाषा हो गया। भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण पृथ्वी के अंदर उत्पन्न ऊष्मा से जब गर्म जल सतह पर आता है, तब उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण पृथ्वी के अंदर उत्पन्न ऊष्मा से जब गर्म जल सतह पर आता है, तब उसमें ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस गर्म जल व भाप को टरबाइन चलाने में उपयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण पृथ्वी के अंदर उत्पन्न ऊष्मा से जब गर्म जल सतह पर आता है, तब उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस गर्म जल भाप को टरबाइन चलाने में उपयोग किया जाता है। इस गर्म जल व भाप को टरबाइन चलाने में उपयोग किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम लिखें। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम लिखें। बहती हुई धारा, बहता हुआ जल, सौर ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। बहती हुई धारा, ठीक है, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? एक उत्तम ईंधन वह है जिसे आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। जिसे आसानी से उपलब्ध कराया जा सके, उत्तम ईंधन वही है जिसे आसानी से उपलब्ध कराया जा सके।
जिसका ऊष्मामान अधिक हो, जिसका ऊष्मामान अधिक हो, जिसका ऊष्मामान अधिक हो, जलने पर धुआं व राख ना निकले, जलने पर धुआं व राख ना निकले, कम मात्रा में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करे, कम मात्रा में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करे, सस्ता और आसानी के से उपलब्ध हो, सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो, उत्तम ईंधन। प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी क्या है? प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी क्या है? प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी क्या है? उच्च दबाव पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव रूप में संपीड़ित किया जाता है उसे सीएनजी कहा जाता है। उच्च दबाव पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव रूप में संपीड़ित किया जाता है तो उसे सीएनजी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस और सीएनजी का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस और सीएनजी का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग उचित क्यों नहीं है? ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग उचित क्यों नहीं है जबकि जंगलों की भूमि पुनः हो सकती है? ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग उचित क्यों नहीं है जबकि जंगलों में भूमि पुनः हो सकती है? वर्षों को लगाकर प्राप्त लकड़ी ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है लेकिन इसे उचित ईंधन नहीं माना जा सकता है। वर्षों को लगाकर लकड़ी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है लेकिन इसे उचित ईंधन नहीं माना जाता है। लकड़ी से प्राप्त ऊर्जा का ऊष्मीय मान कम है, जलने पर धुआं और राख उत्पन्न करता है जिससे प्रदूषण फैलता है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण असंतुलित होता है, इसलिए लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग करना विवेकपूर्ण नहीं है। यदि आप अपने भोजन को गैस चूल्हे के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? क्यों? यदि आप अपने भोजन को गैस चूल्हे के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? मैं गैस चूल्हों के लिए एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग करूंगा क्योंकि यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। इसे प्रयोग करना सरल और सुविधाजनक है। यह पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करता है। हमारे घरों में ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किन दो रूपों में होता है? हमारे घरों में ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किन दो रूपों में होता है, उनके नाम लिखिए। हमारे घरों में ऊर्जा का मुख्य उपयोग मुख्यतः किन दो रूपों में होता है, उनके नाम लिखिए। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कोयला, केरोसिन तेल, लकड़ी। कोयला, केरोसिन तेल, लकड़ी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। ऊष्मा मात्रा से विद्युत के रूप में प्रयोग होने वाली विद्युत की तुलना कीजिए। ऊष्मा मात्रा तथा विद्युत के रूप में प्रयोग होने वाली विद्युत की तुलना कीजिए। तालिका के अनुसार ऊष्मा मात्रा विद्युत जलाने से प्राप्त होती है, संयंत्र में उत्पादन होती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, प्रदूषण रहित होती है, सीमित समय तक उपलब्ध, सीमित समय तक और लंबे समय तक उपलब्ध रहती है। ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क कीजिए। दो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जल ऊर्जा के बारे में, यह ऊर्जा बहते जल द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा होती है। जब बहता जल ऊंचाई पर गिरता है
और स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है और स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। इससे जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है इससे जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। यह अक्षय स्रोत, क्योंकि नदियों और वर्षा के कारण जल लगातार मिलता रहता है। जो ऊपर से गिरता है, पहाड़ी से गिरता है, उस ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलता है और यह जल विद्युत विद्युत उत्पन्न करता है। क्या करता है? यह जल विद्युत उत्पन्न करता है। अब आइए पवन ऊर्जा के बारे में। यह ऊर्जा वायु की गति से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा वायु की गति से प्राप्त होती है। तेज और प्रबल हवाओं वाले क्षेत्रों में तेज और प्रबल हवाओं वाले क्षेत्रों में पवन चक्कियों से यह ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्षेत्रों में पवन चक्कियों से यह ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसलिए पवन ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह बार बार उपलब्ध होती है और समाप्त नहीं होती है। बार बार उपलब्ध होती है, समाप्त नहीं होती है। स्पष्ट करें कि पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न की जाती है। स्पष्ट करें कि पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न की जाती है। पवन चक्की के प्रयोग से पवन की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। पवन चक्की के प्रयोग से पवन की ऊर्जा स्रोत को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। फिर यह यांत्रिक ऊर्जा को टरबाइन में घुमाती है। टरबाइन जिसे विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। प्रक्रिया इस प्रकार है। जब तेज हवा पवन चक्की के पंखों से टकराती है तो पंख घूमने लगते हैं। जब तेज हवा पवन चक्की के पंखों से टकराती है तो पंख घूमने लगते हैं। पंखों को घूमने से जुड़ी हुई धुरी घूमती है। यह धुरी जनित्र से जुड़ी होती है। जनित्र में मौजूद तार की कुंडलियों और चुंबकीय क्षेत्र के बीच गति से विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इस प्रकार पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पवन ऊर्जा के उपयोग में कौन सी कठिनाइयाँ हैं? पवन ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा में कौन सी कठिनाइयाँ हैं? पवन ऊर्जा फार्म सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। पवन ऊर्जा फार्म सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में बनाए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिकांश समय तेज हवा बहती हो। टरबाइन की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। पवन ऊर्जा फार्म को संयोग बस बने छोटे छोटे पुर्जों उपकरणों की जरूरत होती है, जिनका उपयोग विद्युत आपूर्ति को नियमित करने हेतु किया जाता है। पवन ऊर्जा फार्म के लिए विशाल खुला भूभाग 1 मेगावाट के उत्पादन के लिए कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। 1 मेगावाट के 2 हेक्टेयर की भूमि की आवश्यकता होती है। पवन चक्कियों की मरम्मत और रख रखाव की लागत अधिक होती है। पवन चक्कियों की मरम्मत और रख रखाव में ज़्यादा लागत होती है, पैसा लगता है। पवन चक्कियों की मरम्मत और रख रखाव की लागत अधिक होती है। पवन चक्कियों के टावर ऊंचे होने के कारण आंधी, चक्रवात, धूल, वर्षा आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो सकते हैं। पवन चक्कियों के टावर ऊंचे होने के कारण आंधी, चक्रवात, धूल, वर्षा आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो सकती है। जैव गैस बायोगैस प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। जैव गैस बायोगैस प्राप्त करने के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि अनुपयोगी अपशिष्ट से क्या तात्पर्य है। जैव गैस प्राप्त करने के चरण निम्नलिखित है। पहला, पौधे और जानवरों के गोबर को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण बनाया जाता है। पौधे और जानवरों के गोबर को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण बनाया जाता है। मिश्रण को संपीडित डाइजेस्टर टैंक में रखा जाता है। डाइजेस्टर टैंक में रखा जाता है
अधिक समय तक टैंक को बंद कर दिया जाता है ताकि ताकि इसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव इसे सड़ाकर गैस उत्पन्न कर सके। ठीक है, आइए 4 नंबर। डाइजेस्टर में सड़ने की क्रिया से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। डाइजेस्टर के सड़ने जो सड़ जाता है मीथेन मीथेन गैस उत्पन्न होती है। मीथेन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन गैस का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अनुपयोगी अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट पदार्थ, गोबर, पत्तियां, फल, फसल का कचरा आदि जिन्हें सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता, लेकिन जैविक प्रक्रिया में गैस में बदला जा सकता है। लेकिन जैविक प्रक्रिया में गैस में बदला जा सकता है। निम्नलिखित में से ऊर्जा निष्कासित करने की सीमाएं लिखें। निम्नलिखित में से ऊर्जा निष्कासित करने की सीमाएं लिखें। पवन है, तरंगे हैं, ज्वारभाटा। पवन, तरंगे, ज्वारभाटा। पहला, पवन। पवन से ऊर्जा निष्कासित होने वाली ऊर्जा की सीमाएं। पवन से ऊर्जा निष्कासित होने वाली ऊर्जा की सीमाएं। हर समय हर जगह पवन उपलब्ध होना जरूरी नहीं है। हर समय हर जगह पवन उपलब्ध होना जरूरी नहीं है। पवन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की गति कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। पवन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की गति कम से कम 15 किलोमीटर की होनी चाहिए। तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा की सीमाएं। समुद्र की सतह पर पर्याप्त ऊंचाई वाली तरंगे हमेशा नहीं होती है। समुद्र की सतह पर पर्याप्त ऊंचाई वाली तरंगे हमेशा नहीं होती है। यह अपेक्षाकृत कम शक्ति प्रदान करती है। ज्वारभाटा से उत्पन्न ऊर्जा की सीमाएं। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए समुद्र में बड़े बांधों की आवश्यकता होती है। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए समुद्र में बड़े बांधों की आवश्यकता होती है। यह स्थान सीमित है। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए बांध बनाना बहुत महंगा होता है। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए बांध बनाना बहुत महंगा होता है। ताप विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया को निरूपित करने के लिए एक मॉडल प्रयुक्त करें। चित्र नामांकित करें। ताप विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया चित्र के अनुसार देखिए। कुकर, ठीक है। ईंधन जलाने से बॉयलर में पानी गर्म होकर भाप बनता है। भाप टरबाइन में को घुमाती भाप से जो है वो पंख को घुमाएगा तो डायनमो लगा होगा, फिर विद्युत बल्ब जल जाएगा। टरबाइन जनित्र से जुड़ा होता है। जनित्र से विद्युत उत्पन्न होती है। चित्र के बॉयलर टरबाइन जनित्र के विद्युत आपूर्ति, जितना पंख स्पीड घूरेगा, डायनमो जितना स्पीड घूरेगा उतना बिजली पैदा होगा। जल विद्युत संयंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जल विद्युत संयंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बहते जल की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। बहते जल की गतिज ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। तथा 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 देखिए, फोटो बना हुआ देख लीजिए। जल संग्रहण हेतु बांध बनाने पर बहते जल से विद्युत उत्पन्न करता है, इसे जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। जल संग्रह हेतु बांध बनाने पर बहते जल से विद्युत उत्पन्न करता है, इसे जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। बहता जल ऊंचाई पर स्थित जलाशय से बड़ी बड़ी पाइप द्वारा नीचे गिराया जाता है। बहता जल ऊंचाई पर स्थित जलाशय से बड़ी पाइप नीचे गिराया जाता है। गिरता हुआ जल टरबाइन के ब्लेड से टकराता है और
उन्हें घुमा देता है। गिरता हुआ जल टरबाइन के ब्लेड से टकराता है और उसे घुमा देता है। चक्री को घुमाएगा, जितना स्पीड घूमेगा डायनो उतना स्पीड घूमेगा। टरबाइन की धुरी जनित्र से जुड़ी होती है। जनित्र घूमने पर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जनित्र मतलब डायनमो, जनरेटर में जो रहता है। इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जल विद्युत की उत्पत्ति का सिद्धांत। जैसे ही बहता जल नीचे बांध पर बने जलाशय में गिरता है, उसकी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जल जब ऊंचाई से नीचे टरबाइन के ब्लेड पर गिरता है तो स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। टरबाइन के ब्लेड के घूमने पर यह ब्लेड धुरी से जुड़ा होने के कारण जनित्र को घुमाता है और विद्युत उत्पन्न करता है। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, जिसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जल से भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैसे हुआ पता चल गया। जल विद्युत ऊर्जा के स्रोत। जल मुक्त में मिलता है। यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। यह सस्ती प्राप्त होती है। जल से विद्युत उत्पन्न होता है, सस्ता है। ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए, उनमें से अंतर लिखिए। ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए एवं उनमें अंतर लिखिए, उनमें अंतर लिखिए। देखिए इधर दिया गया है जीवाश्म ईंधन, इधर सूर्य। जीवाश्म ईंधन सीमित है, जीवाश्म ईंधन सीमित है और सूर्य निरंतरता से उपलब्ध है। सूर्य जितना ले सकते हैं। इसके जलने पर वायु प्रदूषण होता है। यह प्रदूषण रहित ऊर्जा है। जीवाश्म ईंधन जलेगा, प्रदूषण देगा, और यह प्रदूषण रहित है। ईंधन की प्राप्ति समय तथा धन दृष्टि से कठिन या महंगी है। जीवाश्म ईंधन। सूर्य से ऊर्जा निःशुल्क प्राप्त किया जा सूर्य से ऊर्जा निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। सौर कुकर के उपयोग करने के क्या क्या लाभ हैं तथा हानियां। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है। सौर कुकर के उपयोग करने के क्या क्या लाभ तथा हानियां हैं। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों को सीमित उपयोगिता है। सौर कुकर के उपयोग करने के लाभ। जल प्रदूषण उत्पन्न नहीं हो करता है। जल प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन हमारे भोजन को पकाता है। इसके लिए हमें कुछ भुगतान नहीं करना पड़ता है। इसका उपयोग सरल है। इसका उपयोग सरल है। सौर कुकर द्वारा बनाए गए भोजन में पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। सौर कुकर में बनाया गया भोजन में पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। सौर कुकर के उपयोग करने पर हानियाँ। भोजन बनाने में अधिक समय लगता है। भोजन बनाने में अधिक समय लगता है। बादल छाए रहने पर सौर कुकर में भोजन बनाना कठिनाई भरा हो जाता है। बादल से धूप आएगा ही नहीं। सौर कुकर के तले और भुने खाद्य पदार्थ नहीं बनाए जा सकते हैं। सौर कुकर में तले और भुने खाद्य पदार्थ नहीं बनाए जा सकते हैं। सौर कुकर का उपयोग केवल दिन के समय ही किया जाता है। सौर कुकर का उपयोग केवल दिन में ही किया जाता है। सर्दी के मौसम में, बरसात के दिनों में यह उपयोगी नहीं हो सकता है। यह उपयोगी नहीं हो सकता है। इस ऐसे क्षेत्र जहां सौर कुकर की सीमित उपयोगिता है। पहाड़ी क्षेत्र, वर्षा ऋतु, सर्दी का मौसम, जब सूर्य प्रकाश ना हो, इस सब में नहीं उपयोग किया जा सकता है। चित्र की सहायता से बॉक्सनुमा सौर कुकर की संरचना व कार्यविधि का वर्णन कीजिए। चित्र की सहायता से बॉक्सनुमा सौर कुकर की संरचना व कार्यविधि का वर्णन कीजिए। संरचना बनावट। सौर कुकर तख्ती के बक्से बी का बना होता है, जिसे बाहरी बक्सा कहते हैं। लकड़ी के इस बक्से के अंदर लोहे एल्युमिनियम की चादर से बना और बक्सा होता है, जिसे भीतरी बक्सा कहते हैं। भीतरी बक्से के अंदर दीवारों तथा तली पर काला रंग कर दिया जाता क्या कहते काला रंग किया जाता है।
सौर कुकर के बक्से के ऊपर मोटे कांच का एक ढक्कन जी होता है जो लकड़ी में फ्रेम में फिट होता है। सौर कुकर के बक्से में समतल दर्पण से बना एक परावर्तक बड़ी आर होता है। देख लीजिए, ऐसा फोटो है। कार्य विधि: पकाए जाने वाले भोजन को एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन सी में डालकर सौर कुकर के अंदर रख दिया जाता है तथा ऊपर से कांच के ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। परावर्तक दर्पण सूर्य के प्रकाश को बक्से के अंदर भेजता है। सूर्य का प्रकाश कांच के ढक्कन को भेदकर अंदर प्रवेश करता है और भीतर रखे बर्तन को गर्म कर देता है। कांच का ढक्कन उन्हें बाहर निकलने नहीं देता है। लगभग 2 या 3 घंटे की अवधि में सौर कुकर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह उस सौर कुकर के अंदर बर्तनों में रखे भोजन को पका देती है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों में क्या अंतर है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में क्या अंतर है? अंतर बताइए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत के अंतर: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो बार बार ऊर्जा की प्राप्ति करती है। बोल रहा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है बार बार ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत केवल एक बार ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय में हरदम उपयोग में बार बार ऊर्जा प्राप्त करेंगे और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में केवल एक ही बार उपयोग करेंगे और फिर समाप्त। दूसरा नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि आते हैं। और नवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से बनाएंगे, खत्म कहानी। आज यूज करें, कल खत्म। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त होते हैं जबकि वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा की बचत व कम करने के उपाय लिखिए। ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा की बचत व कम करने के उपाय लिखिए। औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। क्या बोला? औद्योगिकीकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग के कारण निम्नलिखित पर्यावरणीय परिणाम सामने है। ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग के कारण निम्नलिखित पर्यावरणीय परिणाम सामने आए हैं। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयला एवं पेट्रोलियम जैसे ईंधनों को अधिक उपयोग हो सकता है, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम जैसे ईंधनों की अधिक उपयोग हो रहा है, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। और दूसरा, ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के कारण कोयले, खनिजों का अत्यधिक दोहन हुआ है, जबकि यह सीमित प्राकृतिक संसाधन है। इस कारण भविष्य में ऊर्जा संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऊर्जा की बचत व कम करने के उपाय। ऊर्जा की बचत और कम करने के उपाय: नवीकरणीय ईंधन का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। नवीकरणीय ईंधन का उपयोग जो है सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ऊर्जा बचाने के लिए भोजन बनाने हेतु प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा बचाने के लिए भोजन बनाने हेतु प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए। भवनों में प्राकृतिक रोशनी एवं हवा के प्रवाह की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। भवनों में प्राकृतिक रोशनी एवं हवा के प्रवाह की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। यथासंभव नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि का उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा संकट क्या है? ऊर्जा संकट क्या है, इसके समाधान का उल्लेख करें। ऊर्जा संकट क्या है, इसके
इसके समाधान का उल्लेख करें। औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण ने ऊर्जा की मांग को बढ़ा दिया है। औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण की ने ऊर्जा की मांग बढ़ा दिया गया है। ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग के कारण बढ़ती हुई मांग के कारण जो पर्यावरणीय परिणाम सामने आए हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयला एवं पेट्रोलियम जैसे ईंधनों का अधिक उपयोग हो रहा है, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। दूसरा, ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के कारण खनिज कोयला का अत्यधिक दोहन हुआ है, जबकि ये सीमित प्राकृतिक संसाधन है। ऊर्जा संकट की समस्या इसी कारण से उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, कोयला खत्म हो जाएगा तो बहुत संकट उत्पन्न हो सकता है। भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूमिकीय परिवर्तनों के कारण भूपर्पटीय में महासागरों पर पर्वतीय क्षेत्रों में पिघली चट्टानों ऊपर की ओर धकेली जाती है, जिससे वे कुछ क्षेत्रों में धरती की सतह से के करीब आ जाती है। इन क्षेत्रों को गर्म जल स्रोत कहते हैं। या भूमिगत जल इन गर्म चट्टानों के संपर्क में आता है तो वह उबलने लगता है और भाप में बदल जाता है। कभी कभी ताप इतनी अधिक बन जाती है कि वह दरारों से बाहर निकलने लगती है। इस प्रकार प्राप्त भाप का उपयोग टरबाइन चलाने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इस ऊर्जा को ही भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं? महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जा की क्या सीमाएं हैं? महासागरीय ऊर्जा केवल उन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त हो सकती है जहां ज्वार भाटा ऊंचे स्तर का है, और ऐसे स्थान भी बहुत कम है। महासागरीय ऊर्जा के दोहन के लिए विशालकाय एवं महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। महासागरों की गहराई में दबाव एवं लहरों के कारण स्थापित उपकरणों को सुरक्षित रखना कठिन होता है। महासागरीय ऊर्जा का उत्पादन तभी संभव है जब गर्म जल की ऊपरी परत एवं ठंडे जल की निचली परत के बीच तापमान का अंतर कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस हो। पचमा, महासागरीय ऊर्जा का उपयोग अभी प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए इसका पूर्ण व्यवहारिक दोहन कठिन है। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? सीएनजी की तुलना में हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसके कारण निम्न है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सीएनजी से अधिक होता है। सीएनजी ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। सीएनजी ग्रीन हाउस गैस है, जबकि हाइड्रोजन नहीं है। सीएनजी के जलने पर CO और CO2 जैसी हानिकारक गैसें निकलती है, जबकि H2 के जलने पर हानिकारक गैसें नहीं निकलती है। कंप्लीट फिजिक्स अपलोड कर दे प्लीज भाई, जाके देख लीजिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स अपलोड कर दिए हैं। अब इसके बाद बायोलॉजी। नमस्कार। सब्सक्राइब करने के लिए लाइक शेयर कमेंट।